दोस्तों, आग पर काबू पाने से लेकर आज के स्मार्टफोन को पावर देने तक पूरी मानव सभ्यता ऊर्जा को मैनिपुलेट करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है। ऊर्जा के अभाव में इस संसार में कोई भी कार्य असंभव है। यही नहीं, बिग बैंग अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर आज तक लगभग 4.5 अरब वर्ष बाद इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ों का निर्माण हुआ है, चाहे वह आसमान में फैले हुए असंख्य तारे हो, बड़े बड़े प्लानेट हो, पृथ्वी पर उत्पन्न हुए करोड़ों जीव या ऑक्सीजन का एक सूक्ष्म अणु ही क्यों न हो, देखा जाए तो सब कुछ उस एक बिंदु के महाविस्फोट से निकली हुई ऊर्जा से ही बने हैं। मतलब ऊर्जा के अंत के साथ ही इस ब्रह्मांड का भी अंत हो जाएगा। एक सहज स्तर पर हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा वह है जो चीज़ों को घटित करती है, सूर्य को चमक देती है, पौधे को बढ़ाती है, स्टोव पर खाना पकाती है या बास्केटबॉल को उछाल देती है। जब भी कोई चीज़ गर्म होती है, ठंडी होती है, चलती है, बढ़ती है, आवाज़ करती है या किसी भी तरह से बदलती है, तो वह ऊर्जा का उपयोग करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऊर्जा किसी भी कार्य को करने की क्षमता है। जिन तरीकों से कोई वस्तु या प्रणाली ऊर्जा धारण कर सकती है, उसके मुताबिक हमारे पास ऊर्जा के 9 प्रमुख रूप हैं: साउंड, हीट, लाइट, काइनेटिक, एटॉमिक, केमिकल, ग्रेविटेशनल, इलास्टिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। परंतु इन रूपों के अनंतर ऊर्जा को हम मुख्यतः 2 रूपों में बांट सकते हैं, एक गतिज ऊर्जा और दूसरा संभावित ऊर्जा। गतिज ऊर्जा अथवा काइनेटिक एनर्जी का संबंध गति से होता है, जबकि किसी वस्तु में संचित ऊर्जा को हम संभावित अथवा पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी डब्बे को अपने हाथों से ऊपर उठाते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। वहीं एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान के कारण उस डब्बे में नीचे गिरने की संभावित अथवा पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। दोस्तों, ऊर्जा चाहे किसी भी रूप में हो, वह परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ रखने वाले अति मजबूत बंधनों से आती है। जब भी ये बॉन्ड टूटते और जुड़ते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए छोटे द्रव्यमान वाली वस्तु में भी विशाल मात्रा में ऊर्जा मौजूद होती है। यदि आप पेपर क्लिप के प्रत्येक परमाणु को ऊर्जा में बदल सकते हैं तो आप 1945 में हिरोशिमा को नष्ट करने वाले परमाणु बम के बराबर ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करने के लिए अत्यधिक तापमान और दबाव की स्थिति की आवश्यकता होगी, जो पृथ्वी पर असंभव है। फिर भी वैज्ञानिकों ने इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए परमाणु बम का आविष्कार किया है। सन 1905 में आइंस्टाइन ने यह बताते हुए भौतिकी में क्रांति ला दी कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही हैं। सही स्थिति में ऊर्जा को पदार्थ में और पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस थ्योरी को विश्व के सबसे प्रसिद्ध समीकरण E=mc² के द्वारा दर्शाया गया है। इस सूत्र का अर्थ यह हुआ कि किसी भी इकाई के कुल द्रव्यमान m को यदि प्रकाश की गति c करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वर्ग से गुना किया जाए तो उस इकाई की कुल ऊर्जा E मालूम की जा सकती है। जितने द्रव्यमान की क्षति होती है उसके समतुल्य ही ऊर्जा मुक्त होती है। यही कारण है कि सूर्य निरंतर रूप से द्रव्यमान क्षति के कारण अपार रूप से प्रकाश तथा उष्मीय ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। पृथ्वी प्रति सेकंड सूर्य की जितनी ऊर्जा अवशोषित करती है, उतनी ऊर्जा से एक ट्रेन लगातार 10 वर्षों तक बिना रुके चलाई जा सकती है। अब हमारे सामने प्रश्न है कि किसी वस्तु में उसका द्रव्यमान अथवा मास कहाँ से आता है, अर्थात पदार्थ का निर्माण होता कैसे है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु परमाणु से मिलकर बनी है और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है
उसमें कोई मास या द्रव्यमान नहीं होता, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलकर परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे किसी पदार्थ में द्रव्यमान उत्पन्न होता है। जब इनके बीच का बंधन टूटता है यानी द्रव्यमान की क्षति होती है तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसी चीज को जलाने से उसके अंदर की ऊर्जा का 1/100वां हिस्सा ही हमें मिल पाता है। मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल जलाने पर आपकी कार 20 किलोमीटर चलती है, तो इसी 1 लीटर पेट्रोल को यदि पूरी तरह से ऊर्जा में बदल दिया जाए तो आपकी कार लगभग 20 अरब किलोमीटर चलेगी। सही सुना आपने, 1 लीटर पेट्रोल में 20 अरब किलोमीटर। परंतु ऊर्जा को मैनिपुलेट करने की हमारी सीमित क्षमता के कारण हम परमाणु बंधनों में मौजूद पूर्ण ऊर्जा का दोहन नहीं कर पाते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात किसी क्लोज सिस्टम में ऊर्जा की मात्रा हमेशा निश्चित होती है। आप ऊर्जा के एक रूप में जितनी ऊर्जा देते हैं उतना ही उसे किसी दूसरे रूप में प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हम नई ऊर्जा का निर्माण नहीं कर सकते, केवल मौजूदा ऊर्जा को ही एक अलग प्रयोग करने योग्य रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों, ऊर्जा के किसी एक रूप को किसी भी दूसरे रूप में असीमित समय के लिए बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए एक फोटोवोल्टिक पैनल सूर्य की लाइट एनर्जी को टैप करता है और इसे प्रयोग करने योग्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसी तरह जब हम अपने टेलीविज़न सेट को ऑन करने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो वह सेट से निकलने वाली हीट, साउंड और लाइट एनर्जी के रूप में धीरे धीरे पुनः वातावरण में वापस आ जाती है। इस प्रकार ऊर्जा कभी गायब या नष्ट नहीं होती, यह सिर्फ अन्य दूसरे रूप में बदल जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर उसकी अपनी आज तक की पूरी विकास यात्रा में उसके अंदर ना कभी 1 जूल ऊर्जा बढ़ी है और ना ही कम हुई है। केवल उसकी वर्तमान ऊर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होने के साथ एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहा है। ऊर्जा को हम जितना समझते हैं वह उससे कहीं अधिक है। ऊर्जा कोई वस्तु नहीं है, इसको हम देख नहीं सकते, यह कोई जगह नहीं घेरती और ना इसकी कोई छाया ही पड़ती है। फिर भी इसका अस्तित्व हमारे लिए उतना ही वास्तविक है जितना किसी अन्य वस्तु का। ऐसे में सटीक रूप से यह निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है कि आखिर ऊर्जा है क्या।